Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning Empire. This is Komal and today we are going to start the new chapter from the Indian polity written by M. Lakshmi Kant. So last time we discussed the chapter name making of the constitution. Now we are going to discuss the next chapter salient features of the constitution. Yes, constitution अगर आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या है, किसने क्या लिखा है, क्या मतलब है, तो आपका पॉलिटी एकदम से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके तो अगर आप सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप सब ने एक बार तो एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा. सब फर्स्ट फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं हम, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन मीन्स लिखा हुआ है सब कुछ, हमारे पास अवेल हो सकता है, हमारे पास बुक है लिखी हुई जिसके अंदर सभी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं. तो इंडिया और यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है. और अनरिटन अगर बात की जाए तो दिस इज ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स नथिंग इज रिटन एनीवेयर. तुम्हें सब कुछ जो है समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. तो ये ब्रिटेन के अंदर है. ओके ओरिजिनली जो है अगर 1949 की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे. पर प्रेजेंटली 2013 का लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप 2020 के बारे में मुझे लिख कर दें इन द कमेंट बॉक्स. ओके कि आज के टाइम में एक प्रीएम्बल के अलावा आर्टिकल्स कितने हैं और कितने डिवाइडेड पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के अंदर इतने आर्टिकल्स और शेड्यूल्स नहीं हैं. ओके अब क्यों इतना एलिफेंट साइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी डिपेंड करता है हमारे 4 फैक्टर्स पे. फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ज्योग्राफिकल का मतलब है कि कितना वास्टनेस है हमारी कंट्री में और कितनी डाइवर्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लेकर चलते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी बिग. बनना ही था उसको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को कंसिडर करते तो. और हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब हमने कुछ इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी लिया है 1935 में जो बना था. GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बना था उसमें से भी हमने कुछ लिए हैं एक्ट्स एंड लॉज. ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि भी थे इन नेचर. और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेटर स्टेट एट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वर्ड इज रिमूव नाउ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्री नाउ. मतलब अर्लियर वॉज ऑल्सो द पार्ट बट नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सबके लिए अब जो है सेम कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज. ल्यूमिनरीज मतलब दिग्गज लोग, मतलब कि इतने बड़े बड़े लोगों ने, लॉयर्स ने और इन सब ने जो मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो सब ने अलग अलग बहस की कि कैसे बनना चाहिए कैसे नहीं. तो बल्कि तो होना ही था, सबके अलग अलग व्यूज़ भी इसमें कंसिडर किए गए हैं. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सिर्फ इसमें फंडामेंटल राइट्स या DPSP या फंडामेंटल ड्यूटीज यही नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन का मतलब पार्लियामेंट की क्या ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं, या पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स की क्या ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं. मतलब इन सबको मिलाया गया है इसके अंदर प्रॉपरली. सबके अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, सबके लिए अलग अलग ड्यूटीज़ मेंशन की गई है, इम्पीचमेंट मेंशन किया गया है. तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लेंदी. बट जो मैटर्स हैं जो कि अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है, ये लेफ्ट किए गए हैं, ये नहीं लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जो लेजिस्लेशन के हैं जो कि पर इस्टेब्लिश किए गए हैं पॉलिटिकल कन्वेंशंस के अंदर. मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो नहीं है बट एक अलग से पॉलिटिकल कन्वेंशन है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई है. उसके अंदर कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात नहीं की गई है, पार्लियामेंट की ज़्यादा बात नहीं की गई है. सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड ये DPSPs ये सब ज़्यादा मेंशन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द वेरी प्योर एंड लेंथीएस्ट एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल. ओके नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरियस सोर्सेज से लिखा गया है. बहुत सारे सोर्सेज को कलेक्ट करके हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, इज़ द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. और मतलब कि हमारा चुराया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. दिस इज़ रॉन्ग. सीरियसली हम किसी के एफर्ट को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो प्राउडली कहा है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को रैंसैक करके
मीन्स छानबीन करके, रैंसैक मीन्स छानबीन करके, पूरा रिसर्च करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये भी एक बिग डील नहीं है। हमें क्या बोले, जैसे हाँ एग्ज़ाम है, सीबीएसई ने छूट दे दी कि ओपन बुक एग्ज़ाम देना है, क्या वो भी ईजी है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है, तो आप ओपन बुक एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हो। तो आप इस चीज़ को भी चीटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आप अपना माइंड लगा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के रीड कर रहे हो प्रॉपरली, उसको आंसर में फिट कर रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में खुद भी सोच रहे हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाइज उसको कर रहे हो। तो मतलब आप खुद उसकी रिसर्च करो, रैंसैक करो, छानबीन कर रही हो, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, इट्स टोटली ह्यूमिलिएटिंग, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है, कि 1935 में जिस तरह का स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का या एक्ट्स का, वो हमने इसमें डाला है एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट। फिलोसफिकल पार्ट जितने भी हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं या डीपीएसपी है, उसकी इंस्पिरेशन हमें अमेरिका और आयरलैंड से मिली है। फंडामेंटल राइट्स हमें अमेरिका से लिए हैं और आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लिए हैं। पॉलिटिकल पार्ट जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो सब हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखकर कैरी किया है, ठीक है। और भी बहुत से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर, जिसे अब रशिया बोलते हैं, और फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज़ के हमने कॉन्स्टिट्यूशन खुद रीड किए हैं और उनमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लिंक किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसमें कुछ चेंजेस भी किया है, तो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पैच वर्क है, या फिर कुछ भी इसमें नया नहीं है, तो ये अनफेयर और इलॉजिकल है, ये सब बोला गया है। बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द फीचर्स बोरोड फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर सुटेबिलिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम अवॉइडिंग देयर फॉल्ट्स। कुछ फॉल्ट्स भी हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी कंट्रीज पर फिट नहीं बैठती हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही मेंशन नहीं की गई है, इंडिया ने की है, तो ये फॉल्ट ही तो हुआ। हमने उसको अवॉइड किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फिट बैठती, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिट नहीं बैठती। जैसे कुछ फेडरल है, जैसे कि अमेरिका का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें स्टेट वाइज स्टेट है, तो उसमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हमारी कंट्री में फिट नहीं बैठता, तो हमने नहीं डाला। तो इसीलिए हमें इसे बोरोड या फिर पैचवर्क या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। ब्लेंड मतलब ये मिक्स है, रिजिडिटी भी है इसके अंदर और फ्लैक्सिबिलिटी भी है। रिजिड का मतलब है जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, और फ्लैक्सिबल का मतलब है जो इजीली चेंज किया जा सकता है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का तो खैर किया ही जा सकता है क्योंकि वो ओरली है, कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, तो जब भी तुम्हारा मन किया, तो जैसे तुम्हारी कंट्री ग्रो कर रही है, जिस तरह की सिचुएशन तुम्हारी कंट्री में अराइज हो रही है, तुम उसके अकॉर्डिंग जो है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इतना भी रिजिड नहीं है कि इसे चेंज ही नहीं किया जा सकता, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि बिना मतलब में कभी भी चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं आर्टिकल 368 जो मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस आर्टिकल 68 के बारे में, जिसमें हम अमेंड कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, ठीक है। जैसे कि अमेंडमेंट, इसमें 3 तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। आई विल टेल यू इन द डिटेल इन द चैप्टर व्हेन आई विल डिस्कस द सेपरेट चैप्टर रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स फ्रॉम द आर्टिकल 368, ओके। और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आखिर पहला वाला अमेंडमेंट क्यों लिया जाता है, कब लिया जाता है, कौन से तरह के आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए लिया जाता है, सेकंड क्यों कब लिया जाता है, और थर्ड जो सिंपल मेजॉरिटी वाला है वो कब किया जाता है। हर कोई आर्टिकल्स की अमेंडमेंट जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रूल्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि सिंपल होती है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, सिर्फ मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की, हो गया। इसके अंदर जैसे फर्स्ट टू थर्ड की वोटिंग तो होनी ही चाहिए कम से कम। और नेक्स्ट जैसे इसके अंदर क्या है, पार्लियामेंट का भी मेजॉरिटी हो, और जो रेटिफिकेशन हो हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स भी होना चाहिए, और सिंपल में तो सिंपली हो ही जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है काम। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस्ड। अब इंडिया का सिस्टम फेडरल है। अब फेडरल मीन्स है क्या, ठीक है। फेडरेशन, फेडरल का मतलब है 2 गवर्नमेंट्स हैं, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। देखो ये सब जो है फेडरल फीचर के अंदर आते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो मैम इसमें तो फेडरल जरूरी, इतने से तो कुछ फीचर ऐसे है ही नहीं जो इंडिया के अंदर, लाइक द टू गवर्नमेंट्स, व्हाट इज दिस ना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिडिटी ना। अभी तो आपने कहा मैम ये तो फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है, नाउ यू आर सेइंग दैट रिजिडिटी इज द फीचर ऑफ फेडरल, और मतलब ये कैसे। तो देखो इसके बारे में भी आगे है, प्लीज़ होल्ड ऑन। क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी कैरी करता है, ठीक है। लाइक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सिंगल ही सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप पे हमारी कंट्री में किसी भी स्टेट का अगर कोई भी इंसान है तो ही विल बी कॉल्ड एज इंडियन, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन जैसे आप अमेरिका में ले लीजिए तो, या फिर मतलब अमेरिका में ले लीजिए तो वहाँ पर जो है डबल सिटीजनशिप भी है, कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो अमेरिकन भी हो, लेकिन अगर किसी और कंट्री से आकर यहाँ रह रहे हो या इनका जो भी प्रोविज़न है तो आप वो उस देश के भी नागरिक माने जाओगे, मतलब दोनों तरह के आप राइट्स इंजॉय करोगे दोनों कंट्रीज़ के। तो ऐसा नहीं है, अगर वी आर इन इंडिया लिविंग विद द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिटीजनशिप दैट आई विल डिस्कस फर्दर, तो आप हो इंडियन ओनली, ठीक है। चाहे आप कितने भी साल दूसरे देश में रहकर आ जाओ, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो यू आर इंडियन, ओके। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट द रिजिडिटी, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड सो ऑन, ठीक है। फेडरेशन जो टर्म है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं की गई है, ओके, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वर्ड कि फेडरेशन तो किसी भी पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 लेकिन डिस्क्राइब करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, यानी कि स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है, जिसका मतलब है इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, है ना। स्टेट्स के साथ में कोई अग्रीमेंट होके इंडिया नहीं बना है, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइक अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस को ही ले लीजिए, कि स्टेट्स को भी डिवाइड करके जो है अपनी खुद की फेडरल स्टेट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि मर्ज़ी होती है, अगर कोई स्टेट जाना चाहता है तो जा सकता है, किसी और कंट्री में इंक्लूड होना चाहता है तो इंक्लूड हो सकता है, स्टेट को ये डिस्क्रिप्ट पावर दी गई है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे आप लेकर चलिए, जैसे कि यूपी इज़ द वास्ट स्टेट, तो अगर हम चाहें तो जैसे हमने यूपी को डिवाइड करके उत्तराखंड बना दिया अलग करके, लेकिन है तो वो अभी भी इंडिया के ही अंडर, उसने अपनी अलग इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं ले लिया, किसी और कंट्री में तो मिक्स नहीं हो गया है। तो ये है कि किसी को भी ऐसे स्टेट को राइट नहीं है कि वो सीसीड हो जाए, दूसरे अपने फेडरेशन के अंदर से सीसीड हो जाए, उसे रहना तो इंडिया के अंदर ही पड़ेगा, ओके। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करते हैं इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरेशन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिस्क्राइब भी किया गया है बाय सम एमिनेंट पीपल लाइक दिस, द काजी फेडरल। काजी फेडरल का मतलब है द मिक्स ऑफ द फेडरल प्लस द यूनिटी, ओके। केसी वियर ने बताया है। ये टर्म्स जो है एग्जाम्स में आ जाती हैं, लाइक हु डू, मतलब कि जैसे राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इनका नाम जो है मैचिंग में भी दे सकते हैं कि किसने क्या बोला, या फिर इनके आगे किसी और का नाम दे देंगे, तो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट सेइंग्स है, ये आपको याद रखनी होगी। तो बारगेनिंग फेडरलिज्म ये किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था ग्रैंडवाइल ऑस्टिन ने। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोला था आइवर जेनिंग्स ने। तो मैं आज का चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। इसमें मैंने आज आपको 4 फीचर्स बताए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ड्रॉ किया गया है वेरियस सोर्सेज से, और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, और फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। आई डोंट वांट टू मेक यू सो फास्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर स्लाइड बाय स्लाइड थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से इन टर्म्स को रीड करें क्या किस चीज़ में है, ताकि मैं फिर आगे का पॉइंट पढ़ा सकूँ। क्योंकि भागने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कुछ भी कर सकती, मैं कुछ भी जल्दी से ख़त्म कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो द लॉकडाउन। तो मुझे तो ऐसे टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है कि मेरा टाइम निकल जाएगा अगर मैं एक ही चैप्टर में लगी रही। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ स्टूडेंट्स, कि आप लोग कितना हैंडल कर सकते हो एक टाइम के अंदर। तो अगर छोटी छोटी स्लाइड्स में बनाऊंगी तो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो सिर्फ 15 मिनट्स की है, 16 की है, तो इसे हम जल्दी से रीड कर लेते हैं, जल्दी से याद हो जाइए। और अगर मैं एकदम से इतनी 1 आवर्स की बनाने लग जाऊंगी तो आप लोग पढ़ने में भी थोड़ा हेसिटेट करेंगे कि यार इतना टाइम कौन लेगा, बिकॉज आई नो द जनरेशन। तो
अगर आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, हर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब है क्या। इनके टर्म्स थोड़े मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार इन स्लाइड्स को रिवाइज करेंगे, देन प्लस द बुक भी यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज। अगर आपके पास है, इफ़ यू कैन बाय दिस बुक, बट अभी तो लॉकडाउन है, अगर किसी के पास नहीं है तो आफ्टर लॉकडाउन यू कैन, अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन रीड द स्लाइड्स ओनली, जब तक आप कर सकते हैं। बट आपको सब कुछ ध्यान से करना है, क्योंकि हर तरह के एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई से भी एसएससी, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी हो, इन सब में जो है पॉलिटी के बारे में अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो सिर्फ है एम लक्ष्मीकांत। तो आप प्लीज़ ध्यान कीजिए और ध्यान से पढ़िए। लॉकडाउन का थोड़ा फ़ायदा भी उठाइए पॉजिटिव वे में, आपको एग्ज़ाम्स के लिए टाइम मिल गया है, दिस इज़ वेरी गुड। तो आप अच्छे से पढ़िए, दोबारा दोबारा रिवाइज कीजिए, जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश कीजिए। एंड इफ़ यू रियली थिंक कि हमारा पेज आपकी हेल्प कर रहा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। सो दिस वाज कोमल। तो मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में मिलती हूँ। शुक्रिया।